तो आपने सुना, दरअसल कांग्रेस और बीजेपी अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि इस बंटवारे के लिए, विभाजन के लिए आरएसएस जिसने सबसे पहले मांग उठाई, और हिंदू महासभा, बीजेपी, इन तमाम लोगों को और उस पक्ष को आरोप के घेरे में लेती हुई कांग्रेस नजर आ रही। तो बीजेपी भी लगातार आरोप का जवाब देते हुए पलटवार करते हुए नजर आ रही है। लगातार हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। अंश जी, आप ब्रेक पर इसके पहले कुछ कह रहे थे, अपनी बात आप पूरी कीजिए, उसके बाद मैं राम कुमार जी के पास जा रही हूँ। देखिए, सच्चाई है कि जब ये बंटवारा की बात चल रही थी तो आपको याद होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे जो कांग्रेस की तमाम जो सरकारें चल रही थी उन्होंने उससे इस्तीफा दिया इसके विरोध में कि आप लोग जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करते हुए हमने जो है अंग्रेज सरकार के खिलाफ में हमने इस्तीफा दिया था। लेकिन सच्चाई क्या कि उस समय पे हिंदू महासभा की और मुस्लिम लीग की सरकारें फिर भी चल रही थी, उन्होंने अपनी सरकारें जारी रखी। इस चीज से वो मुंह नहीं फेर पाएंगे, सच्चाई से, इस सच्चाई से मुंह नहीं फेर पाएंगे कि गोवलकर ने अपनी बंच ऑफ थॉट में लिखा था कि हमारी लड़ाई जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो इस देश के मुसलमानों के खिलाफ है। इस बात से वो मुंह नहीं फेर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी। ये इस बात से मुंह नहीं फेर पाएंगे कि जब ये देश आजाद हुआ था और आजादी के बाद जो लड़ाई हुई थी, जो तमाम लोगों की मरे थे उसमें लड़ाई में, विभाजन की लड़ाई में, उसके बाद पे क्या हुआ कि गांधी जी को यह पता चला कि उसमें आरएसएस के कई लोगों का हाथ था। तो उन्होंने गोवलकर जी को बुलाया और कहा कि भैया आप इस एक्ट को कंडेम करिए, जो है आगे आके इसको कंडेम करिए। लेकिन उन्होंने, गांधी जी कहते हैं कि मुझे हैरानी हुई इस बात से कि गोवलकर जी ने इस बात का कभी भी खंडन नहीं किया, इस बात का कभी भी उन्होंने कंडेमेशन नहीं किया। आज ये सच्चाई है। आपको याद होगा कि जब सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन किया तो उन्होंने क्यों बैन किया था? उनको ये इसलिए कहा क्योंकि ये एक देश की शांति के लिए खतरा है। आज इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएंगी कि क्यों जो है आरएसएस और बीजेपी ने शुरुआत से इस देश में बंटवारे का काम किया है और आज भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन तारीख को एक साल पहले क्यों कर दिया गया? पहले जून 2048 फैसला किया गया, उसके बाद 2047, जिसके बाद आधे लोगों को, तो कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है। और ये जो किस तरीके से लोगों के साथ हिंसा हुई है, इसका जिम्मेदार माउंट आबू खुद कहते हैं, माफ कीजिएगा, माउंट बेटन कहते हैं कि विभाजन मैंने नहीं किया, इसके लिए भारतीय नेता खुद जिम्मेदार हैं। उस वक्त के नेताओं को उन्होंने जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि हिंसा की जिम्मेदारी भारतीयों की खुद की थी। महात्मा गांधी बंटवारे के खिलाफ था, लेकिन फिर 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है और उसमें फिर वो बाकी नेताओं को भी मना लेते हैं। ये माउंट बेटन ने कहा है। मनीषा जी, सच्चाई ये है कि राजेंद्र प्रसाद जी, जो इस देश के सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने सरदार पटेल जी को लेटर लिखा था 14 मार्च 1948 को, और उन्होंने कहा कि उनको ये पता चला है कि आरएसएस जो है वो जो है इस देश में धर्म के आधार पे जो है हिंसा करवाने की मंशा के साथ काम कर रही है, वो हिंदुओं को मुसलमान से लड़वाने का काम कर रही है, ये उन्होंने लिखा था। तो सच्चाई ये कि आरएसएस ने किस प्रकार से पूरी ये लड़ाई लड़ी थी कि किस प्रकार से इस देश में कम्युनल धर्म के आधार पे हिंसा हो, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है तमाम लेटरों में दिख रहा है। महमूद अली जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग धर्म, रीति रिवाज, साहित्य और नायकों वाले समुदाय हैं। ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि भारत आजाद तो हो लेकिन वो बटे नहीं। ये इस बुक में लिखा है, ये जो एनसीईआरटी का बुकलेट है उसमें लिखा है। कैसे, आप एक बार दोहरा सकते हैं? जिन्ना का स्टेटमेंट उसमें मेंशन किया गया, उसमें लिखा था कि ब्रिटिश सरकार उस वक्त ये चाहती थी कि हम ये तो चाहते हैं कि चलिए ठीक है भारत आजाद हो लेकिन बटे नहीं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे। आप उसको पूरी तरीके से मेंशन करें। आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त ये नहीं चाहता, ये हो रहा था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहे, भिड़वाने की कोशिश या बांटने की कोशिश। जिन्ना ने कहा उस वक्त कि हिंदू मुस्लिम जो है वो अपने रीति रिवाजों, अपने अलग अलग नायकों, अपने अलग अलग साहित्य की वजह से एक देश में नहीं रह सकते हैं, इसीलिए अलग करना बेहतर होगा। नहीं, तो वही तो मैंने यहाँ पे अपने बात की ना, तो आपको इन सभी बातों, ऐसी कोई द्वेष भावना नहीं थी कि किसी से कोई घृणा कर रहा है या कोई द्वेष भावना कर रहा है। नहीं, सच्चाई ये है कि आपको तमाम आप देखेंगे तो उसमें सच्चाई ये कि भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, जिन्ना की, तो मैं क्यों जिन्ना की बात करूं। सच्चाई ये कि जो इनके सबसे बड़े नेता बीजेपी के अडवाणी जी, वो जिन्ना की मज़ार पे फूल चढ़ा के आते हैं और कहते हैं कि भैया वो सबसे ज्यादा सेक्युलर थे। तो इन बातों का जवाब कौन देगा? तो जिन्ना की बात पे तो हम तो करते ही नहीं, जिन्ना की बात तो ये करते, जिन्ना को सबसे बड़े नेता मानते हैं। अडवाणी जी का मैंने भी जिक्र किया।
तो यहाँ पे सच्चाई है कि आरएसएस के, आपको इतने सारे उदाहरण आप देख लीजिए, आरएसएस के हिंदू महासभा के आप देख लीजिए, जिन्ना जी के, इनका खुद को वो सबसे बड़े नेता मानते हैं अपने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मैंने आपको यहाँ पे जिक्र किया, उन्होंने जो वहां पे सरकार चला रहे थे उस समय पे, उस सरकार के वो हिस्सा थे। तो उन सभी बातों को तो यहाँ पे कंटेन नहीं किया जा सकता, लेकिन सच्चाई है कि आप जब यहाँ पे सभी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और आप एक ही जो है कांग्रेस पार्टी पे पूरा दोषारोपण करते हैं, तो सवाल पूछा जाएगा इनसे फिर। राम कुमार जी देखिए मनीषा जी, इनको सच कबूल होना ही नहीं है। घुमा फिरा के सारे देश में दोषी ये थे और बाकी खाली ये गांधी परिवार और जवाहरलाल नेहरू ही साफ सुथरे और व्यवस्थित थे। आज ये सत्ता में थे, प्रधानमंत्री थे, विभाजन को इन्होंने माना, विभाजन इन्होंने किया, लेकिन नहीं, वो मुस्लिम लिंग, हिंदू लिंग इन्होंने, और उनका था क्या, पावर क्या थी जी, क्या पावर सारी आपके पास, सत्ता आपके पास। एक साल पहले ही आपने प्रधानमंत्री अपना अंग्रेज के झंडे तले ले लिया, बाद में आपने 47 में फिर लिया, और आप तो चुने भी नहीं गए थे। 14 वोट में खाली 12 वोट मिले थे जवाहरलाल नेहरू को, एक वोट मिला था, 2 वोट, 12 वोट तो इनको मिला था, सरदार पटेल को। क्या, किसको, कौन चुना था जो सभा ने, कांग्रेस की सभा में प्रधानमंत्री के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था जी, नहीं कि जवाहरलाल नेहरू। लेकिन पावर, और उसी पावर की झूठ बैंक में आज झूठ बोले जा रहे हो आप। आगा खान पैलेस में आपके सरदार अभी हफ्ता रुकते थे, आगा खान पैलेस में। नहीं, एनसीईआरटी की किताब में हिंदू महासभा के प्रस्ताव का जिक्र होगा या नहीं होगा? नहीं, एनसी, ठीक है राम कुमार जी, एनसीईआरटी के इस मॉड्यूल में, इस बुकलेट में जो जारी हुआ है 2 हिस्सों में, इसमें हिंदू महासभा के अधिवेशन का जिक्र होगा, उस प्रस्ताव का जिक्र होगा या नहीं देखने को मिलेगा? पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे बच्चे? देखिए, सारे होने चाहिए, पर इस पाप के दोषी कांग्रेसी हैं, महापाप के दोषी कांग्रेसी हैं। और बंटवारा किया भी तो किया, जिन्ना ने क्या बोला था, धर्म के आधार पर बंटवारा मांगा था, फिर यहाँ क्यों रोक लिया? आज फिर एक बंटवारे की नौबत आ चुकी है। मनीषा जी मानिए, ये सेक्युलर लोग नहीं मानेंगे, जो इमरजेंसी लगा के सेक्युलरिज्म चढ़ाया था। कोई संविधान पर आपने संविधान सभा या राज्यसभा में कोई सेक्युलरिज्म पास करके लगवाया क्या? जैसे आज होता है, आज पूछा जाता है जनता से कि ये ला रहे हैं, वक्फ बोर्ड में कितनी सलाह ली गई, इन्होंने इमरजेंसी के अंदर सेक्युलर वर्ड लाया, जिसके जवाहरलाल नेहरू सेक्युलर के विरोधी थे। जवाहरलाल नेहरू आशीष जी इस पर काउंटर करना चाहते हैं, आशीष जी के मैं पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि एनसीईआरटी का मुद्दा, जिसमें विभाजन विभीषिका को लेकर जिक्र किया गया है, जिस पर लगातार सियासत हो रही है, उस पर आप केंद्र में मंत्री संजय सेठ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आप। आने वाले पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को विभाजन की विभीषिका जानने का अधिकार नहीं क्या? क्या अभी भी वो हुमायूं और अकबर और बाबर और औरंगजेब? नहीं, विभाजन की विभीषिका एक दर्द है, एक घाव है, एक कैंसर है। उस कैंसर को मिटाना। और आप देखो, एक घर में कोई दुर्घटना होती है तो घर बार छोड़ दो, मोहल्ला गमगीन हो जाता है, दुखदाई हो जाता है। जिस परिवार के साथ लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ के आ गए, लुट गई, जिनके परिवार के साथ, उनकी बेटियों के साथ दुराचार, अत्याचार हुआ, व्यभिचार हुआ, क्या ये आने वाली पीढ़ी को जानने का अधिकार नहीं? इसका दोषी कौन? यही जिन्ना, यही कांग्रेस, जिसके चलते विभाजन की विभीषिका को 140 करोड़ देशवासियों को जानने का अधिकार। तभी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश को एजुकेट करने, देश को बताने के लिए विभाजन की विभीषिका क्या थी। आप वो ट्रेन का दृश्य देख लो, आपने वो इस पे फिल्म भी बहुत सारी बनी, कैसे ट्रेन पे लद के लाशें आई थी। तो लगातार अब बीजेपी भी कांग्रेस के तमाम आरोपों पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। लगातार हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात आप पूरी कीजिए। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि तथ्यात्मक बातें करें, मनगढ़ंत बातें नहीं होना चाहिए। हाँ। एक तो पहली चीज ये है कि बार बार ये प्रश्न उठता है ना कि कांग्रेस के कितने लोग जेल गए थे, कितने लोग को मृत्युदंड हुआ था। तो इतिहास ढंग से पढ़िए, सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, हुए थे। परमानंद श्रीवास्तव जैसे जो है महान क्रांतिकारी हुए, जिनको की जो है काला पानी की सजा हुई थी। सूर्य कुमार सेन जैसे जो है क्रांतिकारी को जो है फांसी की सजा भी हो चुकी है, और ये सब लोग कांग्रेस से ही थे।
तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत में कभी भी कौन बनेगा प्रधानमंत्री इसको लेकर के नेहरू और पटेल के बीच में वोट हुआ ही नहीं था। जिस घटना का ये लोग जिक्र करते हैं वो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। उससे एक जिक्र है जहां पर कि आजादी के बाद जो है कांग्रेस का जो है कौन जो है अध्यक्ष बनेगा इसको लेकर के वोटिंग हुई थी, और ये जिन लोगों ने वोट किया है उनके भी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। उन लोगों ने ये कहा था कि अगर ये होता कि प्रधानमंत्री किसे बनना है तो उनके वोट अलग किस्म से होते। और 1930 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कह दिया था कि वो देश के प्रधानमंत्री कभी बनना ही नहीं चाह रहे थे। बाद में 1950 में सरदार पटेल की डेथ भी हो जाती है, तो ये बहुत सही निर्णय लिया गया था। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस नहीं थी, वह बहुदलीय सरकार थी जिसमें सभी दल के लोग शामिल थे। और ये इनको पता होना चाहिए कि लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाली सरकारों में जब मंत्रिपरिषद किसी चीज का निर्णय लेता है तो सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। तो जितना जिम्मेदार कांग्रेस थी उतनी ही जिम्मेदार जो है आपकी जो है हिंदू महासभा भी थी। आरएसएस चूंकि डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम नहीं कर रही थी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको इतनी ही खफा थे तो जिस तरह से आप इस देश के राष्ट्रपिता को गोली मार रहे थे उसी तरह से माउंटबेटन को गोली मारे होते, जिन्ना को गोली मारे होते। आप गांधी को क्यों गोली मार रहे थे? क्योंकि गांधी ने लगातार ये कहा था कि वो देश को फिर से अखंड करने की कोशिश करेंगे, और गांधी लगातार इसको लेकर प्रयास करते हुए नजर आ रहे थे, इसलिए गांधी को गोली मार दी गई थी। तो आप तथ्यात्मक बात करिए। अभी आप देखिए जितने भी डिबेट हो रही है, संजय सेठ जब बात कर रहे थे अभी आप गौर से सुनिए, तो वो बता रहे हैं कि फिल्मों में उन्होंने क्या देखा। शहजाद पूनावाला का भी आपने स्टेटमेंट सुना, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ क्या करना है। या गौरव भाटिया को भी देखिए, फैक्चुअल बात कोई नहीं कर रहा है, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। लेकिन जब इमरान मसूद बोल रहे हैं तो इमरान मसूद जो है स्टेप बाय स्टेप उस चीज को काउंट करा रहे हैं। तो एक एजुकेशन से जुड़े होने के नाते कांग्रेस पर तो दबाव भी है ना कि भाई उनका नाम अगर लिया जा रहा है, उन्हें अगर विभाजन विभीषिका का एक मुख्य तौर पर किरदार और उनकी भूमिका को उजागर किया जा रहा है, तो फिर ये तो पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे अब कांग्रेस के नेता। ठीक है, मैं प्रकाश रंजन जी आपका रुक ले। तो प्रकाश रंजन जी, लेकिन क्या इसमें बुराई है? क्या कांग्रेस को इसका विरोध इसीलिए करना चाहिए कि कांग्रेस का इसमें नाम आता है, या एनसीईआरटी की किताब में कांग्रेस को एक मुख्य विभाजन विभीषिका के जिम्मेदार के तौर पर इसमें बताया गया है, या फिर सबका जिक्र नहीं किया है, या फैक्ट्स को पूरी तरीके से नहीं रखा है? इस पर उनकी आपत्ति होनी चाहिए। आपत्ति किस पर कांग्रेस को ज्यादा होनी चाहिए? कांग्रेस की आपत्ति अभी जो है वर्तमान में वो इस वजह से है क्योंकि इस पूरे नरेशन में, इस पूरे बहस में कांग्रेस को एक कल्प्रिट के रूप में आपने उभार के रख दिया है। हाँ, बिल्कुल। आपने, अगर हम विभाजन की बात करें तो विभाजन की बात बहुत पुरानी जाएगी। वो 1870 के दशक में जब W. हंटर ने इंडियन मुसलमान नामक किताब लिखा, 1885 में जब कांग्रेस की बनी, उसके बाद 1888 में जिस तरीके से ऑल इंडिया आपका वो बनारस के राजा ये लोग मिलकर के एक देशभक्त पार्टी गठन करते हैं कांग्रेस के विरोध में। 1905 का बंगाल विभाजन है, 1916 में बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अभी क्या हो गई है बात कि ये जो जिस तरीके से इस नए मॉड्यूल में प्रयास जो दिख रहा है कि वहां पे ये सिद्ध करना है कि देखो भाई विभाजन जो भारत का हुआ, जैसे ये लोग दावा क्या करते हैं कांग्रेस वाले कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस ही प्रमुख था, आरएसएस तो थी ही नहीं। हाँ। तो अब उस बात को जिस तरीके से निगेट करना है कि नहीं, अरे भाई विभाजन इसने करा है, एक कांग्रेस को विलेन के रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको सच में उसका विश्लेषण करना है तो जितने तमाम उपस्थित राजनीतिक दल थे, जितने तमाम इस प्रकार के जो उसमें एक प्रभावशाली भूमिका, सबके भूमिका का भाई आप विश्लेषण करिए। आरएसएस ने क्या किया, हिंदू महासभा ने क्या किया, गोलवलकर ने क्या किया, खड़गेवार ने, जो भी। मतलब आप ये मानते हैं सर, प्रकाश रंजन जी, आप ये मानते हैं कि ये जो नया बुकलेट है, ये जो नया मॉड्यूल है, ये सरकार से प्रभावित होकर जारी किया गया है? मतलब आप इसमें समझ रहे हैं कि एक राजनीतिक पक्ष को, एक राजनीतिक दल को एक पॉजिटिव भूमिका और एक को नेगेटिव भूमिका में दिखाया गया है उद्देश्य के साथ? देखिए, निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि इस मॉड्यूल में जो एक सर्वांगीण दृष्टिकोण होना चाहिए था, सभी कहते नहीं एक एनालिसिस करते हैं तमाम पहलुओं का, एक व्हाइट पेपर टाइप से सब चीजों को एनालिसिस करते हैं और फिर एक निष्कर्ष निकालते हैं कि हमने विभाजन की जो जहां तक पहुंचे, कैसे पहुंचे। हम किसी को भी वहां पे कल्प्रिट नहीं ठहराते। हम अब देखिए अतीत की बात है, 80 साल 70 साल पहले की बात है,
अब आज हम उस मुद्दे पर बात करके जिस प्रकार से हम उसको एक किसी को कल्पित बनाने की बात करें, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें एक नए भारत की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आप कांग्रेस वाले बीजेपी को इस तरीके से एक दूसरे पर कीचड़ उछाल नहीं, लेकिन ठीक है आशीष जी से मेरा सवाल, आशीष जी क्या लेकिन फिर अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं या आज़ादी दिलाने की बात करते हैं तो कांग्रेस पूरी तरीके से क्रेडिट लेती है कि भाई देखिए हमने स्वतंत्रता दिलाई और हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और हमारी लड़ाई और हमारी जंग और हमारी बलिदानों की वजह से देश आज आज़ाद हुआ है। तो क्या विभाजन विभीषिका पर कांग्रेस की भूमिका नहीं है? अगर आप आज़ादी का क्रेडिट ले रहे हैं तो जहां पर आपकी कमी रही आपको कमी भी सुधारनी होगी। आप ऐसे तो नहीं कर सकते हैं कि एक ही एरा में एक ही समय पर दो अलग अलग बातें आप बता रहे हैं कि जहां पर आप बैकफुट पर आते हैं वहां पर आप अपना क्रेडिट नहीं लेते हैं, वहां अपनी गलती नहीं मानते हैं, और दूसरी तरफ जहां पर आज़ादी तो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हाँ जी हमने आज़ाद करवा दिया देश को। मनीषा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मुझे दो खंडों में बांट करके करने दीजिएगा। पहला तो मैं आपको एक रूपक के जरिए समझाऊंगा, एक उदाहरण के जरिए, और दूसरा मैं आपको फैक्ट के तौर पर समझाऊंगा। रूपक में आप इस तरह से लीजिए कि एक पिता है, उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई से एक घर बनवाया, तो घर बनवाने की क्रेडिट उसको जाती है, फिर दो नालायक औलादें हो जाती हैं हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की तरह, वो घर का बंटवारा करा देती है। तो क्या पिता की जिम्मेदारी आप कहेंगे? उस बूढ़े पिता में इतना दम नहीं था कि वो नौजवान बच्चों के उत्पाती बच्चों को सह पाता। तो ऐसे तो बहुत सारी जो है कहानियां हो जाएंगी, तो ये गलत तर्क है। दूसरी चीज ये है कि जो मैं फैक्चुअल बताना चाहता हूँ, मेरी तरह आप भी शिक्षा से जुड़ी रही हैं कहीं ना कहीं। हम लोगों ने बचपन से ही भगत सिंह की भी कहानी पढ़ी है, चंद्रशेखर आजाद की भी हमने कहानी पढ़ी है, हमने लक्ष्मीबाई की भी कहानी पढ़ी है, हमने सारे इतिहासकारों की कहानी पढ़ी है। और आप पुरानी जितनी भी एनसीईआरटी उठा लीजिए, उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग रहे हैं उनका भी जिक्र होता है, जो दक्षिण पंथी रहे हैं उनका भी जिक्र होता है, जिनसे कांग्रेस सहमत रही है उनका भी जिक्र है, जिनसे कांग्रेस नहीं सहमत रही है उनका भी जिक्र है, सबका जिक्र है। तो कांग्रेस ने कब कहा कि हमारी अकेले की क्रेडिट है? कब कहा? लेकिन एक बात ये तो सही है कि बहुत लंबे समय तक एक लाइन लेंथ बना करके जो है कांग्रेस ने ही आजादी की लड़ाई लड़ी है। मैं एक जिक्र करूंगा कि कांग्रेस से बहुत हद तक नासहमत होते हुए भी 1930 में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है भगत सिंह को। भगत सिंह की जेल की डायरी उठा करके पढ़ी जानी चाहिए। स्पष्ट रूप से उन्होंने उसमें मेंशन करके लिखा हुआ है कि देश के नौजवानों को मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों से सावधान रहना चाहिए और नेहरू के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। ये भगत सिंह के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है, लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो ऐसा क्यों उन्होंने लिखा हुआ? कहीं ना कहीं वो इस चीज को समझ रहे थे। और भगत सिंह बार बार अपने लेखों में लिखते हैं कि नेतृत्व अंततः गांधी ही करेंगे। जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ करके जाते हैं, आजाद हिंद फौज बनाते हैं, और पहला जो संबोधन वो जर्मनी से करते हैं सिम्फनी रेडियो स्टेशन से, तो वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित करते हैं। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता कह रहे हैं, लेकिन उसी हिंदू महासभा और आरएसएस के उत्तराधिकारी आज ये जो संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग हैं, ये राष्ट्रपिता मानने से महात्मा गांधी को मना कर देते हैं। अब हम जैसे लोग सुभाष चंद्र बोस को ऑथेंटिक मानेंगे या सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा को मानेंगे? कहीं पर किसी ने नहीं किया। जब आजाद हिंद फौज का पूरा गठन हुआ है तो उनके ब्रिगेडियर्स का नाम सुभाष चंद्र बोस ने जवाहर ब्रिगेडियर और गांधी ब्रिगेडियर रखा है। तो वो क्या नहीं समझ रहे थे कि कौन सही है कौन गलत है? सभी लोग ये मान रहे थे कि ये देश की आजादी अंततः गांधी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। हाँ, बाकी लोग अलग अलग रास्तों से उसको सपोर्ट करेंगे। ये तमाम फिलॉसफीज जो हैं वो सही हैं। पर एक चीज और है मनीषा जी, क्यों कांग्रेस के ऊपर बार बार उंगलियां उठती हैं? आजादी के बाद अब सत्ता की लड़ाई थी। सत्ता की लड़ाई में कांग्रेस का जो है कद बहुत अधिक ऊंचा था। अब दो आपके पास विकल्प थे, चाहे वो दक्षिण पंथी हो चाहे वामपंथी, दोनों के ही आप जो है इतिहासकारों को उठा करके देखिए। या तो वो अपना कद कांग्रेस से ऊपर कर देते, और मैं फिर से सावधानी पूर्वक कर रहा हूं, मैं वर्तमान कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं नेहरू के समय के, गांधी के समय के कांग्रेस की बात कर रहा हूं। उनके बराबर अपना कद नहीं कर सकते थे, इसलिए लगातार नेहरू के बारे में अश्लील उटपटांग बातें भी की गई, उनको विलेन साबित करने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस को मरवाया है आपने। जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो जो है
सुभाष चंद्र बोस के जो है गुमशुदा होने की फाइल को जो है खुलवाते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। अगर उसमें आप सोचिए कि ठीक है, मैं 1% अंश भी जी का गुंजाइश होती कि एक लास्ट नेहरू क्वेश्चन विलियम्स अंशु जी से ले लेती हूँ। अंश जी, जब मैं बात कर रही हूँ अगर आज़ादी के संग्राम की, आज़ादी की लड़ाई की, तो आप पूरा क्रेडिट लेते हैं कि भाई देखिए हमारे नेता थे, हमारे हमने आज़ादी दिलाई, हमने बलिदान दिया, हमने खून पसीना बहाया, हमने कितना सेक्रीफाइस किया और तब जाकर आज़ाद हुआ है भारत देश। लेकिन जब विभाजन विभीषिका की बात होती है तब आप कहते हैं कि देखिए उस वक्त तो सर्वसम्मति के साथ ये फैसला लेना था, उस वक्त की जो कंडीशंस थी वो अलग थी। तो अगर आप वहां पर सर्वसम्मति बताते हैं या सबकी सहमति के साथ उस फैसले को आप जोड़कर देखते हैं तो फिर आज़ादी का क्रेडिट तो अकेले नहीं ले सकते ना सर। आप आज़ादी के क्रेडिट की बारी में भी आप सर्वसम्मति के साथ उस फैसले को या उस आज़ादी को लेकर चलिए ना, सबको साथ लेकर चलिए जिस वक्त जिन लोगों ने भी लड़ाई लड़ी। देखिए मनीषा जी, सच्चाई ये है कि आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि अभी है नहीं तो मैं उनसे तो सवाल पूछ ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज बात रखना चाहता हूं कि आज आप मेरे को एक नाम बता दीजिए कि जिसने भगत सिंह जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो समय की जो थे जनसंघ थे, उस समय पे जो उनके आरएसएस थे, हिंदू महासभा के लोग बाग थे, सबसे आप बात कर लीजिए, उनमें से कोई एक नाम आप बता दीजिए जिसने भगत सिंह जैसे फांसी को फंदे को जो है छुआ हो, फांसी ली हो। कोई आप एक बता दीजिए जिसने शहादत अपनी की हो, आप एक बता दीजिए जिसने जो है अपनी जिंदगी के आपके सवाल का जवाब वैसे मुझे लगता है कि राम कुमार पालची ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाते हैं। बहरहाल वो हमारे साथ अब डिस्कशन में नहीं है तो इस सवाल का जवाब भी मैं उनसे नहीं ले सकती हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।